हेलो प्यारे बच्चों। तो आपका आरएस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में स्वागत है। तो अपन जो है CSIR नेट जेआरएफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो है अपनी जो सेल बायोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी। ये बात नहीं, तो अपनी जो सेल बायोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी। तो उसमें अपन ने कल बात कर ली थी। सेल साइकिल इनके जो बेसिक्स थे उनकी बात कर ली थी। नॉन डिजंक्शन इसके बारे में भी बात कर ली थी। तो आज हम यहाँ पे एक तो पहले बेसिक पॉइंट लेकर के जहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, एक तो सेल दे रखी है कि सेल का जो पेरेंट मतलब जो पेरेंट है, ये बस में जो पेरेंट है उसका क्या है कि यहाँ पे रिसेप्टर दे रखा है। इस रिसेप्टर में क्या है कि सी टर्मिनल तो अंदर की साइड है और एन टर्मिनल बाहर की साइड है। एन टर्मिनल मतलब NH2 वाला और सी टर्मिनल मतलब COOH वाला। ये बस में तो एन बाहर है और सी क्या है, साइटोप्लाज्म वाली साइड। तो अब क्या हुआ कि मान लो जो है इसके बाद भी जो कन्फर्मेशन है वो कैसा रहा कि बाहर तो एन टर्मिनल रहा, अंदर सी टर्मिनल रहा। ये बस में मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, ये पता है आपको। तो इसमें सेम कैसा रहा, पेरेंट जैसा, मतलब एन बाहर और सी अंदर। तो इसको बोलते हैं राइट साइड आउट वेसाइकल। ये बस में राइट साइड आउट वेसाइकल मतलब जो रिसेप्टर का कन्फर्मेशन है मतलब वो कैसा है, पेरेंट जैसा है। ये बस में इसका कैसा है, सेम एज ए पेरेंट। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ये वाला है, ये बस में ये जो डॉटर सेल है इसमें क्या है, सी टर्मिनल बाहर है, एन टर्मिनल कहाँ गया, अंदर। ये बस में सी टर्मिनल बाहर, एन टर्मिनल अंदर। तो इसमें क्या है, ये बस में तो ये क्या होता है कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपना कन्फर्मेशन चेंज करती है। ये बस में एक बार तो अंदर से ऐसे फ्यूज हो जाती है, एक बार बाहर से फ्यूज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इनसाइड आउट वेसाइकल। ये बस में आई। इसमें जो रिसेप्टर का जो अंदर वाला कन्फर्मेशन है वो कहाँ चला जाता है, बाहर। जैसे इसमें अंदर क्या था, अंदर सी टर्मिनल था, यहाँ सी टर्मिनल कहाँ आ गया, बाहर। तो इसको बोलते हैं इनसाइड आउट वेसाइकल। और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बस आपको ये चेक करना है ये पेरेंट जैसा है तो राइट साइड आउट वेसाइकल, और ये अगर पेरेंट जैसा नहीं है तो इनसाइड आउट है वेसाइकल। इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं कैसे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या बाइंड है, कार्बोहाइड्रेट। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक कॉलम है उसके अंदर अपन ने बीड्स लगाई। ये वैसे बीड्स में अपन ने क्या लगा दी, लेक्टिन्स। तो लेक्टिन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब ये किससे अटैच होंगे, कार्बोहाइड्रेट से। और ये भी नेट में बहुत बार पूछा हुआ है। तो जैसे ये जोड़ेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वाली जो ये अपनी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बस में ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। तो उसके लिए अपन को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पे क्या लगाना पड़ेगा, लेक्टिन्स लगाना पड़ेगा। तो लेक्टिन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। और लेक्टोन्स क्या होता है, साइक्लिक एस्टर। तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए, ये नेट में पूछा हुआ है। अब इसके बाद करते हैं एक अपन बार बार नाम लेते हैं यूपीएस, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल सिस्टम। मतलब अपन ऐसे बोलते हैं किसी चीज़ को डिग्रेड कराना है तो उसको कहाँ ले जाओ, यूपीएस में। तो यूपीएस में वो क्या कर देती है, उसके टुकड़े टुकड़े। जैसे कोई प्रोटीन है उसको डिग्रेड कराना है तो अपन उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, यूपीएस के अंदर लेके जाएंगे। तो यूपीएस में उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसका नाम क्या है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई प्रोटीन है उस पर अपन ने क्या लगा दिया, यूबी का टैग लगा दिया। यूबी मतलब यूबिक्विटिन, मतलब बहुत सारे यूबी लगा दिए, मतलब क्या लगा दिया, पॉली यूबिक्विटिनेशन कर दिया, बहुत सारे यूबी लगा दिए। अब वो जैसे ही उस पर यूबी लगेगा तो वो कहाँ चला जाता है, यूपीएस में। और यूपीएस के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटीएस। प्रोटीएस कौन होते हैं, जो प्रोटीन को ब्रेक करें। तो वो जैसे ही प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रोटीन डिग्रेडेड। ये बस में तो जो यूबी है वो लगाता कौन है, तो कौन लगाता है, E3 लाइगेज। E3 लाइगेज का मतलब क्या है, वो किसका टैग लगाएगा, यूबी का। किसका टैग लगाएगा, यूबी का टैग लगाएगा। जैसे अब किसी का मैंने बोल दिया कि जैसे E3 लाइगेज है, उसने यूबी का टैग, जिस पे भी यूबी का टैग लग जाए वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड। मतलब E3 लाइगेज एक टाइप से क्या काम कर रहा है, डिग्रेड कराने का काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन पे क्या लगा रहा है, यूबी का टैग। अब जो जीवन के जो साइक्लिन है, ये बस है CDK और साइक्लिन की अपन बात करते हैं। तो CDK तो डिग्रेड होता नहीं है, साइक्लिन डिग्रेड होता है, सबको पता है। तो जो जीवन फेज के जो साइक्लिन है उनको कौन डिग्रेड करता है, तो उनको जो उनका जो E3 लाइगेज है वो कौन है, SCF। ये बस है, ये आपको याद है होना चाहिए, ये नेट में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, जो S और M फेज है, इसके बाद क्या है, जो एस और एम फेज है उनके जो साइक्लिन है उनको कौन डिग्रेड करता है, APC। APC का मतलब है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, एस और एम फेज के जो साइक्लिन है उनको डिग्रेड कर देते हैं। उनका E3 लाइगेज कौन है, APC। ये भी नेट में पूछा। तो जो जितने भी रेगुलेशन वाले पॉइंट है ना, जैसे अभी सेल साइकिल का अपन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं,
तो वो सब क्या है इंपॉर्टेंट, नेट में क्वेश्चन हमेशा रेगुलेशन से ही आते हैं, प्रोसेस से नहीं आते। किसी की एप्लीकेशन है वहाँ से आ सकता है, किसी का रेगुलेशन है मतलब उसको एक्टिव इनएक्टिव कैसे किया वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी ड्रग्स है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी मैच द फॉलोइंग या टेबल्स है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये बात समझ गई। अब यहाँ पे देखो कि यूपीएस में है उसको किसको डिग्रेड करेंगे, यूबी क्विटिनेटेड प्रोटीन, मतलब ऐसी प्रोटीन जिसपे किसका टैग लगाओ, यूबी का, तो उसको किस में डिग्रेड करते हैं, यूपीएस में। ई3 लाइगेज क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर यूबी का टैग लगाता है, मतलब यूबी क्विटीन जोड़ देता है। ई3 लाइगेज क्या है, प्रोटीन स्पेसिफिक है, मतलब हर प्रोटीन के अलग अलग ई3 लाइगेज है। इसके अलावा क्या है, मतलब कोई दूसरे का ई3 लाइगेज दूसरे पे काम नहीं कर सकता। जैसे जो एससीएफ है वो जीवन फेज की जो साइक्लिन है उसका क्या है, ई3 लाइगेज, ये बस में। और जो एपीसीसी है वो क्या है, एस और एम फेज के क्या है, साइक्लिन का ई3 लाइगेज है, मतलब इनको डिग्रेड कराने का काम करता है, ये बस में। एपीसीसी क्या कराता है, एस एंड एम फेज के साइक्लिन को डिग्रेड कराता है, अल्टीमेटली यही बात हुई। तो इतने पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जीवन के साइक्लिन कौन है, एस के कौन है, तो उनकी बात करते हैं। तो जैसे ये अपने पूरी अपने क्या बनाई, सेल साइकिल बनाई। तो इसमें सबसे पहले जी नोट होता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज है वो, तो उसको वैसे काउंट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जी1, फिर एस, फिर जी2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जी1 एस जी2 ये देखो तीनों की जो इनको मिला के बोलते हैं इंटरफेज, तो इंटरफेज का टाइम पीरियड देखो बहुत ज़्यादा है। और जो एम फेज है जिसमें चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो उनका क्या टाइम पीरियड कम है। अब इसके बाद करते हैं कि जीवन और एस है उसके बीच में क्या होता है, मिड जीवन होगा, ये बस में मतलब अर्ली जीवन, मिड जीवन, लेट जीवन। जीवन से एस की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं जीवन एस ट्रांजिशन। जब एस से जी टू जाते हैं तो इसको बोलते हैं एस जी टू ट्रांजिशन। और जब जी टू से एम जाते हैं तो इसको बोलते हैं जी टू एम ट्रांजिशन। अभी बता देता हूँ कि जो एस जी टू ट्रांजिशन है उसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, अभी तक डिस्कवर करना बाकी है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सी डी के और साइक्लिन साथ में काम करते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद होगा, सी डी के 4 6 2 1, और साइक्लिन का याद होगा DEAB। तो अब देखो सी डी के का 4 6 और साइक्लिन का डी, ये सबसे पहले काम करते हैं इस जीवन फेज के अंदर। यहाँ से जीवन से बढ़ना स्टार्ट हुए, और जो अपना एस फेज है जब स्टार्ट होगा वहां तक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगी, क्योंकि ये साइक्लिन डिग्रेड हो जाते हैं, ये सबको पता है। तो जीवन के कौन कौन से हो गए, सी डी के 4 6 और साइक्लिन डी। अब इसके बाद क्या है, जो एस फेज वाले हैं वो कौन कौन से हैं, सी डी के 2 और साइक्लिन ई, ये बस में। सीक्वेंस भी आपको पता होगा, सी डी के 4 6 2 1, तो 4 6 हो गया तो 2 बचा। फिर नीचे सी डी साइक्लिन DEAB, डी हो गया तो ई बचा, ऐसे ये बस में। तो अब क्या है यहाँ पे सी डी के 2 और साइक्लिन ई काम आएंगे। तो ये यहाँ पे मिड जीवन से बढ़ना स्टार्ट होते हैं, और एस जी टू, ये बस में जी टू जब स्टार्ट होता है उससे पहले क्या हो जाता है, कम। अब इसके बाद जो है जी टू वाले हैं वो कौन कौन से हैं, सी डी के 2 तो है ही है, और साइक्लिन ए, ये बस में। सी डी के 2 और साइक्लिन ए जो सीक्वेंस है उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो अब क्या है यहाँ पे, ये एस फेज से स्टार्ट होता है लगभग, और जो एम फेज स्टार्ट होती है उससे पहले कम हो जाता है इसका कंसेंट्रेशन। अब एम फेज के जो साइक्लिन और सी डी के वो कौन होते हैं, सी डी के 1 और साइक्लिन ए एंड बी। तो सीक्वेंस भी तो ये था, सी डी के 4 6 2 और 1, और साइक्लिन DEAB, ये बस में। तो ये आपको याद है होने चाहिए जीवन के, तो ये बस में। अब नीचे देख लेते हैं कौन कौन से किसके हैं। तो सी डी के 4 6 और साइक्लिन डी किसके हैं, जीवन के। सी डी के 2 और साइक्लिन ए किसके हैं, एस फेज के। सी डी के 2 और साइक्लिन ए किसके हैं, G2 फेज के। सी डी के 1 और साइक्लिन ए एंड बी किसके हैं, एम फेज के, ये बस में। तो ये लिख रखा है कि जीवन से बढ़ता है, जीवन में बढ़ेगा और लेट जीवन तक डिक्रीज हो जाएगा, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद क्या है, जो सी डी के है उसको अपन डिग्रेड नहीं करते हैं, जो साइक्लिन है इनके साथ उनको अपन डिग्रेड करते हैं। वैसे सी डी के का नाम ही क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, मतलब जब साइक्लिन होगा तब ये क्या करेंगे, किसी पे फॉस्फेट ऐड करेंगे, ये बस में। और ये फॉस्फेट लेके कहाँ से आते हैं, जितने भी काइनेज है वो फॉस्फेट एटीपी से लाते हैं। अब अपन क्या पढ़ते हैं, चेक पॉइंट पढ़ते हैं, मतलब ये कैसे काम करते हैं, ये बस में। चेक पॉइंट है, इनका रेगुलेशन कैसे होता है सेल साइकिल का। तो सबसे पहले अपन अर्ली जीवन की बात करते हैं, मतलब जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है। तो अर्ली जीवन में क्या है, एक E2F नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये न्यूक्लियस में जाके डीएनए पे बाइंड करके आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। तो E2F किसके साथ बाइंड रहता है, आरबी। आरबी मतलब रेटिनोप्लास्टिमा, ये बस है, ये इसको इनएक्टिव रखती है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो जीवन के जो सीडी के साइक्लिन है कौन कौन से हैं, सीडी के 4 6 और साइक्लिन डी। सीडी के 4 6 और साइक्लिन डी, ये क्या करते हैं, इन पे फोस्फेट ऐड करते हैं, इस आरबी पे बहुत सारे फोस्फेट लगा देते हैं, मतलब इसको कैसा कर देते हैं, फुल्ली
फॉस्फोरिलेटेड कर देते हैं और ये यहाँ से फ्री हो जाता है। और जो E2F है वो भी क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि जैसे ही आरबी पे फॉस्फेट लगेगा तो ये दोनों आपस में बाइंड नहीं रह पाएंगे ये बस में। और E2F क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, मतलब जो एस फेज है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, उसके लिए जो जो चाहिए ना वो E2F है बना देता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस कर देता है, एडेनिन ग्वानिन जो भी है। फिर DHFR है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसका भी बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज भी बनाता है, हेलिकेज भी बनाता है, जो दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग खोलने के काम आता है। और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस करता है। CDC25 फॉस्फेटेज का भी ये बनाएगा। रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए, जो दोनों स्ट्रैंड को आपस में बाइंड नहीं होने देता, उसको भी ये बनाएगा। साइक्लिन ई भी बनाएगा। तो ये बस में ये सारे क्या है, ये E2F बनाता है। अब ये क्या, ये सारे नाम वैसे आप यहाँ पे आपको पता नहीं होंगे, लेकिन अपनी ये मोलिकुलर बायोलॉजी में ये सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने वो पूरी यूनिट करा दी है। अब इसके बाद क्या है कि जो CDK2 है, ये बस में CDK2 है, वो क्या रहता है, पहले P21 के साथ बाइंड रहता है, ये बस में अनफॉस्फोरेटेड फॉर्म में बाइंड रहता है। CDK4 6 साइक्लिन डी और क्या काम करते हैं, CDK2 के ऊपर फॉस्फेट लगा देते हैं। तो अब ये P21 के साथ है बाइंड नहीं रह पाएगा। तो अब ये क्या होगा, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में, और ये हो जाएगा फ्री। जैसे ही CDK2 फ्री होता है तो ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, साइक्लिन ई के साथ। साइक्लिन ई के साथ बाइंड होती है, ये और प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये बस में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है कि जो आरबी थी अपने अर्ली जीवन में पढ़ा, जब उस पर फोस्फेट नहीं होता तो वो E2F के साथ बाइंड रहता है। जब एक फोस्फेट हो, मतलब हाइपोफोस्फेटेड हो, मतलब आधा फोस्फेटेड हो, मतलब थोड़े बहुत फोस्फेट लगे हों तो भी E2F के साथ बाइंड रहेगा। लेकिन जब फुल्ली फोस्फोरिलेटेड हो, मतलब बहुत सारे फोस्फेट बाइंड हो आरबी रेटिनोब्लास्टिमा पर, तभी क्या होता है, ये फ्री होता है। तो यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, E2F क्या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो क्या है, एस फेज है, मतलब रेप्लिकेशन है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, उसमें जितने भी काम आने वाली जो प्रोटीन है उनका क्या करता है, सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि CDK4 6 और साइक्लिन डी है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आरबी को फोस्फोरिलेट करता है, फुली फोस्फोरिलेटेड बहुत सारे फोस्फेट ऐड करता है, और E2F को क्या कर देता है, फ्री। ये बस में ये ऊपर अपन ने पढ़ लिया। आरबी की 3 फॉर्म है। एक तो है जब फोस्फेट बाइंड नहीं हो तब E2F के साथ बाइंड रहेगा, जब हाइपो फोस्फोरिलेटेड हो, आधा फोस्फोरिलेटेड हो, तब भी बाइंड रहेगा, और जब फुली फोस्फोरिलेटेड हो तब क्या हो जाता है, फ्री। ओनली फुल्ली फोस्फोरेटेड फॉर्म में आरबी क्या होता है, फ्री। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। CDK4 6 साइक्लिन डी और क्या काम करते हैं, CDK2 के ऊपर फॉस्फेट लगा के उसको P21 और P27 से फ्री करवाते हैं, ये बस नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या रखते हैं, CDK2 को इनएक्टिव। जैसे ही फ्री हुआ CDK2 हो जाएगा एक्टिव। और जो P21 और P27 है वो फ्री होके कहाँ जाएंगे, यूपीएस में जाएंगे, और जो भी यूपीएस में जाता है वो क्या होता है, डिग्रेड। किस में डिग्रेड होगा, अगर प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में डिग्रेड हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, अब जो CDK2 है उस पर फॉस्फेट ऐड हो गया, और वो किसके साथ बाइंड हो गया, साइक्लिन ई के साथ। एस फेज में यही दो तत्व हैं, इसके साथ बाइंड करता है। अब क्या, CDK2 P21 के साथ बाइंड था, CDK4 6 साइक्लिन डी ने क्या किया, इस पर फॉस्फेट ऐड करके CDK2 के ऊपर फॉस्फेट ऐड किया, ये साइक्लिन ई के साथ बाइंड हो गया, और जो P21 और P27 है उन पे क्या कर दिया, यूपी का टैग लगा के ये क्या करा दिया, इनको डिग्रेड करा दिया यूपीएस में ले जाके। अब क्या है, CDK2 और जो साइक्लिन है वो क्या करते हैं, जो E2F आरबी प्रोसेस है उन्हें एनहेंस करते हैं, मतलब E2F को और फ्री कराते हैं, ये बस भाई जितने भी E2F है उनको फ्री कराने का काम है करते हैं। ये भी क्या करेंगे, आरबी को फुल्ली फॉस्फोरिलेटेड, तो आरबी भी वहाँ से फ्री हो जाएगी, तो E2F अपना काम करेगा, ये बस में। तो ये तो होता है अर्ली जीवन में। फिर इसके बाद क्या आएगी, मिड जीवन, मतलब अर्ली जीवन, जीवन के अंदर ही थोड़ा सा आगे मिड जीवन, ये बस में। मिड जीवन भी आपको अब पढ़ते हैं अपन, जीवन ऐसे ट्रांजिशन, ये बस में अपने पढ़ा था, ये समझा गया। ये जो अपने बात करी अर्ली जीवन की पढ़ ली, फिर यहाँ पे मिड जीवन, फिर अब पढ़ते हैं जीवन ऐसे ट्रांजिशन। तो सारे जो है चेक पॉइंट, ये बस में कैसे यहाँ पे जो सेल है वो रेगुलेट होती है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब क्या, जीवन एस ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, जो CDK2 और साइक्लिन ई है, CDK2 पे फॉस्फेट लगा है, मतलब फॉस्फोरिलेटेड है, तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है CDC25 फॉस्फेटेज। वो क्या करता है, इस CDK2 के ऊपर जो फॉस्फेट्स है उसको हटा देता है। फॉस्फेटेज का मतलब रिमूव फॉस्फेट, तो फॉस्फेट हटा दिया, तो अब क्या है, CDK2 क्या है, अनफॉस्फोरिलेटेड है। तो जैसे ये अनफॉस्फोरिलेटेड होता है तो ये क्या करता है, CDK2 किसके साथ बाइंड होता है, साइक्लिन ए के साथ। तो वो तो आगे जाएगा, ये आपको पता है, वो अपना आगे जाएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है कि मतलब डीएनए खुलता है, तो इसको बोलते हैं ORC, यहाँ रीजन होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ से डीएनए खुलता है, खुलने के बाद CDT1 आ जाता है, फिर CDC6 आ जाता है, फिर वो आ जाता है MCM, ये बस में।
तो CDC6 क्या है, हेलिकेज लोडर है, और यूकैरियोट्स में हेलिकेज का नाम क्या है, MCM है। हेलिकेज का नाम क्या है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना। ये सब अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। तो इसको बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले का क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे CDK2 और साइक्लिन ए आते हैं, वो क्या करते हैं, इन पे फोस्फेट लगाते हैं सब पे। जैसे ही फोस्फेट लगाते हैं तो MCM के ऊपर फोस्फेट लगते हैं, इसकी जो हेलिकेज एक्टिविटी है, जो दोनों स्ट्रैंड को खोलने की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है, ये बस नहीं। तो वो क्या होगी, एक्टिव। तो MCM तो यहाँ बाइंड करेगा, और जिन पे और सब पे फोस्फेट लगा रहा हूँ वो यहाँ से फ्री हो गए, ये बस नहीं। मतलब CDC6 पे फोस्फेट लगा, CDT1 पे फोस्फेट लगा, ORC पे फोस्फेट लगा, ये सब कहाँ गए, यूपीएस में, और जो भी यूपीएस में जाएगा वो क्या होगा, डिग्रेड। तो जैसे ही क्या होता है, ये CDK2 और साइक्लिन ए आते हैं तो MCM अपनी हेलिकेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन ऑफ एस्पेस। या मैं क्या पॉइंट बोलूँ, CDK2 और साइक्लिन ए का आना ही क्या है, इनिशिएशन ऑफ एस्पेस। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बात करते हैं, जो MCM है उसका नाम है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। कहीं भी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, हेलिकेज है यूकैरियोट्स का, मतलब यूकैरियोट्स में दोनों स्ट्रैंड है DNA के, उनको अलग अलग करने का काम करता है रेप्लिकेशन के टाइम। और रेप्लिकेशन आप सबको पता है क्या होता है, DNA से DNA बनना। जो CDC6 है वो हेलिकेज का लोडर है, मतलब हेलिकेज है, MCM वो डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकता, तो उसको हेलिकेज लोडर चाहिए, उसका नाम क्या है, CDC6। वो भी किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर इसका नाम है। अब इसकी बात करते हैं कि सेल है वो एस फेज में एंटर हो चुकी है, ये बस में सेल एस फेज में एंटर हो चुकी है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिख रखा है कि CDK2 और साइक्लिन ए है, उसका आना ही क्या है, इनिशिएशन ऑफ एस फेज। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एकदम छोटे छोटे बेसिक सवाल आ जाते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो जैसे ही क्या होता है, ये CDC6 था, CDT1 साइन पे फोस्फेट जैसे ही लगेगी, ये होता है डिग्रेड। मतलब कहाँ डिग्रेड होंगे, यूपीएस के अंदर। ये जैसे ही डिग्रेड हो जाते हैं तो यही तो क्या काम करते हैं, आपको पता है, हेलिकेज लोडर है, मतलब MCM को लेके आएंगे, तो यही डिग्रेड हो गए तो अब कौन है लोड कराने वाला है। इसलिए एक सेल साइकिल में एक बार ही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, एक बार ही DNA से DNA बनता है। इसके बाद देखो G1S ट्रांजिशन अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं SG2 ट्रांजिशन। लेकिन ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने अभी तक इसको डिस्कवर किया हो, मतलब ये अभी तक नोन नहीं है, ये बस में क्लियरली किसी को नहीं पता मॉलिक्यूलर लेवल पे इस पे क्या होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है उसका पढ़ेंगे अपन G2M ट्रांजिशन, मतलब सेल G2 से M ट्रांजिशन में कैसे जाती है, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस। एंड थैंक यू बच्चों, जुड़े रहे RS करियर इंस्टीट्यूट के साथ।